Yes, even Aditya joined. Okay, good morning, students. Today we will start new lesson Hindi. वे 3 दिन हमारा ये लेसन है। वे 3 दिन लेसन नंबर 6। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले मतलब यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं वो उनके साथ वो 3 दिन क्या हुआ उनकी लाइफ का वो पूरा बता रहे हैं। उनके 3 दिन वहां के, इनके बीच में कुछ दिन निकालकर जब वह किसी निकटस्थ या दूरस्थ दर्शनीय स्थान की यात्रा पर निकल पड़ता है तो उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कि हमारे जो लेखक हैं वो किसी सामने की या दूर के कोई प्लेस का विजिट करने गए थे। विजिट दर्शन करने का मतलब धार्मिक प्लेस पे, जैसे कि जहाँ पे मंदिर वगैरह जैसे कहा जाता है, ऐसी जगहों पे वो निकल पड़े तो उनको वहां पर कैसा कैसा फील हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या चीजें देखने को मिली, ये सारी चीजें उन्होंने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। जब कभी भी हम कहीं पर भी जाते हैं कोई तीर्थ स्थान पे तो हमें मजा बहुत आता है, अच्छा लगता है जब हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैसा रहता कि एक तो हम इंडिया में बहुत ज्यादा ये धार्मिकता है और हम भगवान पे विश्वास रखते हैं और कोई ऐसी मंदिर वगैरह जाते हैं तो हमें और भी बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं। तो यही सारी चीजें इसमें चर्चा की गई है। अपने समाज में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता भी करते हैं। जैसे कि कोई तकलीफ में है तो उनको भी मतलब कई जन हेल्प करते। अभी ये कोविड-19 की वजह से कितने सारों को तकलीफ आई थी तो हेल्प करते हैं ना हम लोग। जिस किसी को भी कुछ ऐसा तकलीफ है तो वो भी दूर करते, जैसे कि भिखारी वगैरह भी कोई रहते उनको भी दिया जाता है। मतलब ये एक धार्मिक पूरा धार्मिकताएं भरी पड़ी है हमारे देश में। तो ये एक चीज है यहाँ पर जो हमें उनके 3 दिनों के बारे में बताया गया है। तो हम अभी ये लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब धार्मिक स्थल पे तो हम जाते तो हैं और हम अच्छे से दर्शन वगैरह करते हैं, लेकिन क्या क्या देखते हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, ये सब हम वहां से सीखते हैं। और कई जन ऐसे होते कि वो थोड़े से पॉइंट्स अपने डायरी में लिख कर भी रखते हैं। ठीक है, तो आज भी मैं आप लोगों से ये सारी चीजें शेयर करती हूँ और ये लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला पैराग्राफ, कार्तिक को डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है। वह रोजाना विद्यालय तथा घर में होने वाली बातों को अपनी डायरी में लिखता है। अपने मम्मी पापा तथा छोटी बहन बबली के साथ जब वह छुट्टियों में 3 दिन के लिए उत्तराखंड की सैर पर गया तो उसने अपनी डायरी कुछ यूं लिखी। अब ये एक स्टोरी है कार्तिक की। कार्तिक को लिखना बहुत पसंद है। कई जन रहते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो डायरी मेंटेन करते। डायरी मेंटेन करते मतलब डायरी में हर एक चीज लिखते हैं कि हम बाहर गए, हमारे साथ क्या हुआ या घर पर क्या हुआ, कैसे रहा हमारा ओवरऑल पूरा दिन। ये रोज कार्तिक विद्यालय मतलब अपने स्कूल कॉलेज का
वो भी बातें लिखता था। और अपने उसके साथ जो लोग रहते थे घर पे, मम्मी पापा, छोटी बहन, उसकी छोटी बहन का नाम है बबली, और इन सब के बारे में वो वहां लिखता है। और वो छुट्टियों के लिए ना 3 दिन के लिए, कौन छुट्टियों में ये 3 दिन के लिए उत्तराखंड की सैर पर गए। उत्तराखंड आता है, पहले ये उत्तर प्रदेश में आता था पूरा, और अब इसको अलग से एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया है। आया समझ में? पहले ये पहले ये उत्तर प्रदेश स्टेट में ही था, फिर अब इसको अलग से स्टेट कर दिए उत्तराखंड को। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य है, तो उतना मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। तो इस वजह से उसको डिवाइड कर दिया गया उत्तराखंड को, और उसके हिस्से में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स देके उसको अलग राज्य बना दिया गया। जैसे कि पहले की आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को थोड़े से अलग कर दिया, तो उसको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसा करके अलग कर दिए। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आंध्र प्रदेश में गए और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तेलंगाना में गए। मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ? यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। तो ये ऐसा चीज हुए। अभी हमारे महाराष्ट्र का भी एक हिस्सा हुआ था ऐसा, विदर्भ, आप लोगों ने सुना होगा। विदर्भ को भी ना अलग एक स्टेट बना दिया गया। ठीक है, तो ये सारा चीज ना एकदम अलग अलग। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे तरक्की चाहिए, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाता है, तो सारी चीजें हैंडल एक स्टेट से नहीं होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अलग किया जाता है। पहले महाराष्ट्र जो है पूरा अलग अलग डिवाइड है, गोवा एकदम ही सेपरेट है, वो यूनियन टेरिटरी में आता है। प्लस महाराष्ट्र में जैसे हम लोग अभी औरंगाबाद मराठवाड़ा रीजन में आते हैं, सेम खानदेश रीजन आता है, और विदर्भ आता था। तो अब विदर्भ को भी टोटली एक अलग कर दिया गया। तो इन लोग जो है ना उत्तराखंड गए। उत्तराखंड मतलब नॉर्थ में, उत्तराखंड की सैर पर गए। पूरा यूपी अगर देखा जाए तो वहां पर घूमने लायक बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि वो एक धार्मिक स्थल है। यूपी एक धार्मिक स्थल है, वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं यूपी में। तो इसलिए उत्तराखंड को जब अलग कर दिया तो वो अपनी छुट्टियां बिताने वहां चले गए, और अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने। अब ये बात है 10 मई 2017 की। ओके, रोजाना का मतलब होता है हर दिन, एवरी डे। हर दिन भी बोला जाता है, एवरी डे भी बोला जाता है, प्रतिदिन भी बोला जाता है। ओके, सो आप लोग शब्दार्थ पे भी फोकस करो। प्रातः लगभग 5 बजे हम हरिद्वार के बस अड्डे पर उतरे। पिताजी ने ऑटो वाले को बुलाया और हम उसमें बैठकर जयराम आश्रम धर्मशाला की ओर चल पड़े। पापा के किसी मित्र ने पहले से ही वहां ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। पास ही गंगा नदी होने के कारण ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यही ठंडी हवा हमें प्रेरित कर रही थी कि अभी चलें और उसमें गोता लगा दें। लेकिन यात्रा के कारण थकावट भी काफी हो गई थी। हमने हल्का नाश्ता किया और कुछ सामान लेकर चल पड़े हर की पौड़ी की ओर। वह यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। अब मैं आपको बताती, ये जो कार्तिक है उसको डायरी लिखने का शौक है, तो ये किस्सा वो बता रहा है 10 मई का, 10 मई 2017 का, जब वो लोग उत्तराखंड गए। तो उत्तराखंड की एक प्लेस है हरिद्वार। हरिद्वार ये लोग लगभग मॉर्निंग में 5 o'clock को पहुंच गए, सुबह सुबह, और बस स्टैंड पे उतरे।
जैसे ही उतरे तो उनके फादर ने मतलब कार्तिक के पिताजी ने ऑटो वाले को बुलाया और उसमें वो लोग बैठकर एक आश्रम में चले गए। उस आश्रम का जो नाम है वो है जयराम आश्रम। कार्तिक के पिताजी जो हैं उनके दोस्त वहां पर रहते हैं, उन कार्तिक के पिताजी के दोस्त, उन्होंने हरिद्वार में उनके लिए आश्रम बुक करवा दिया था। आश्रम मतलब धर्मशाला, जिसको गेस्ट हाउस बोला जाता है। वहां पर रुकने की व्यवस्था रहती है। तो उन्होंने मतलब कार्तिक के फादर ने अपनी फ्रेंड से वो गेस्ट हाउस बुक करवा दिया था। ठीक है। और व्यवस्था का मतलब है बंदोबस्त कर रखा था, अरेंजमेंट, रहने का प्रबंध। उन्होंने वहां पर ठहरने का प्रबंध कर रखा था, अरेंजमेंट्स कर रखे थे उनकी। ठीक है। और जैसे ही इन लोग वहां पहुंचे तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी क्यों? क्योंकि वहां पर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी बहती है तो पूरे हरिद्वार से जब वो गंगा नदी गुजरती है तो पानी का आवाज भी आता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो इनका भी मन किया कि हम अभी के अभी चले जाएं और गंगा नदी के दर्शन भी करें और डुबकी भी लगा के आए। डुबकी लगाना, गोता लगाना मतलब डुबकी लगा के आए। जब हम तीर्थ स्थान पे जाते हैं और जो कोई नदी रहती है तो हम वहां पर क्या करते हैं, उस नदी में डुबकी लगा के आते। जैसे हमारे औरंगाबाद में गोदावरी नदी है, कायगांव फाटक के इधर में, तो गोदावरी नदी वहां जाते हैं तो वहां पर हमको भी मन करता ना कि हम भी डुबकी लगा के आए, हमारे पास जो गोदावरी नदी है। तो वहां पर भी हरिद्वार में हर की पौड़ी एक प्लेस का नाम है। हरिद्वार में ही हर की पौड़ी, हर की पौड़ी का मतलब होता है हरि की पौड़ी, मतलब विष्णु भगवान का स्थान है वो। विष्णु भगवान के नाम जो हैं 1008, उनमें से हरि भी उनका एक नाम है। तो वहां पर हरिद्वार में हर की पौड़ी है। वहां पर ये लोग गंगा नदी जो बह रही थी वहां पर जाना चाहते थे। तो वहां से ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम वहां पर डुबकी लेकर आए। लेकिन क्या हो गया, ये लोग पूरे सफर से बहुत थक गए थे, काफी थकावट थी उनको। तो इन्होंने सोचा कि हम पहले थोड़ा सा नाश्ता खा लेते हैं और फिर थोड़ा सा सामान लेकर फिर वो हर की पौड़ी चले गए। हर की पौड़ी मतलब जहां से वो गंगा बहती है। और वहां पर जो ये आश्रम में, जयराम आश्रम धर्मशाला में जहाँ रुके थे, तो अपने साथ में थोड़े से पहनने के कपड़े लेके जाना पड़ता है, टॉवेल और अपने पहनने के कपड़े, क्योंकि जब हम वहां पर नहाते हैं तो नहाने वो हम कपड़ों के साथ ही नहाते हैं। तो नहाने के बाद में जो कपड़े गीले हो जाते हैं फिर चेंजिंग रूम में जाकर हमको चेंज करना पड़ता है। तो कुछ सामान साथ में लेके जाना पड़ता है। और उनके आश्रम से, जो जयराम आश्रम है, वहां से करीब करीब 1 किलोमीटर ही सिर्फ दूर था हर की पौड़ी। क्या दूर था? हर की पौड़ी। ठीक है। लगभग 20 मिनट में हम एक सेकेंड, हाँ, लगभग 20 मिनट में हम वहां पहुंच गए। सुबह के 8 बजे थे। हजारों लोग गंगा नदी में हर हर गंगे कहकर गोते लगा रहे थे। सूर्य के प्रकाश से गंगा का पानी सोने की भांति चमक रहा था। अभी क्या हो गया कि जैसे कि इन लोग हर की पौड़ी पहुंचे, ये है हर की पौड़ी,
ये देखो, ये है हर की पौड़ी, ठीक है। और यहाँ पर इन लोग करीब करीब मॉर्निंग में 8 बजे पहुंच गए, और ये रियलिटी में सही में भी इतनी भीड़ रहती है। और वहां पर बहुत जल्दी ही लोग सुबह सुबह के 3 और 4 बजे से नहाने के लिए आ जाते हैं। तो ये हर की पौड़ी बहुत ही फेमस जगह है हरिद्वार की। लेकिन इन लोग सुबह में 8 बजे वहां पहुंचे और देखा तो हजारों लोग वहां पर गंगा नदी में हर हर गंगे कहकर नहा रहे थे, गोते लगा रहे थे, मतलब डुबकियां लगा रहे थे। और ऊपर से एकदम से ऐसे सूर्य की किरणें, प्रकाश मतलब सन रेज वहां पर ऐसे पानी के ऊपर आ रही थी। क्योंकि गंगा का पानी बहता हुआ है, चाहे कितने भी लोग उसमें नहाते हैं, वो पानी बहते जाता है और साफ पानी चलते चलता है, कहीं पर भी रुकावट नहीं है। तो कितने भी श्रद्धालु अगर वहां पे नहाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन सब जन बिल्कुल हर हर गंगे ऐसे कहते कहते डुबकियां लगाते जाते हैं। लेकिन ऊपर से सूर्य के एकदम किरणें गंगा की पानी पर जब जैसे पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो पानी है ना, सोने की तरह चमक रहा था। ऐसे रेज उसकी जैसे रिफ्लेक्ट हो रही थी ना पानी के ऊपर, सनरेज, तो वो एक सोने की भांति, मतलब गोल्ड की तरह वो रेज दे रहे थे। चारों ओर मधुर संगीत बज रहा था हर तरफ। वहां जब आप जाएंगे तो लाउड स्पीकर से सिर्फ भगवान के नाम ही चलते रहते हैं, भजन चलते रहते हैं हर एक मंदिर में। क्योंकि ये एक तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान, गंगा एक तीर्थ स्थान है वहां का, हरिद्वार का। तो मधुर मधुर संगीत भी बजता है, मनमोहक दृश्य था। हम 2 घंटे तक उसमें नहाते रहे। तो ये लोग बोल रहे हैं मनमोहक मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन को ऐसा मजा आने वाला सीन था वहां पर। बहुत आनंद आता है जब हम ऐसा देखते हैं और गंगा नदी में नहाते हैं, तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इन लोगों ने भी 2 घंटे तक उस गंगा नदी में नहाया। अपने कपड़े पहनकर हमने गंगा नदी के ऊपर बने मंदिर में पूजा की और एक होटल में भोजन करके धर्मशाला में लौट आए। क्या हुआ, इन लोगों ने 2 घंटे अच्छे से पानी में इन्होंने डुबकियां लगाई, नहा लिए, कपड़े चेंज किए। चेंज करने के बाद में रास्ते से ही आते आते उन्होंने खाना भी खा लिया, और खाना खाने के बाद में वो सीधा अपने रूम वापस आ गए, अपने धर्मशाला में। और उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया वहां पर। दिन भर आराम किया और शाम को वहां के मंदिरों में घूमने गए। वैष्णो देवी मंदिर तथा भारत माता मंदिर बहुत खूबसूरत थे। मन कर रहा था यहीं रुक जाएं, लेकिन रात हो गई थी और हम वापस अपने कमरे में आ गए। अब इन्होंने जैसे कि नहा के और खाना खा के वापस आ गए अपने कमरे में, तो थोड़ी देर इन्होंने आराम किया। क्योंकि इनकी एक तो जर्नी भी हुई थी, सफर करके आए थे, फिर 8 बजे हर की पौड़ी भी गए, नहाए भी, तो थोड़ी सी थकावट आ जाती है। तो इन्होंने रूम पे आके आराम किया। आराम करने के बाद में जैसे ही शाम में उठे तो हरिद्वार में आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं। तो उनमें से कुछ मंदिर जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर और भारत माता मंदिर, ये देखने के लिए निकल गए। भारत माता मंदिर जो है बहुत ही बड़ा है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है घूमने को। तो ये मंदिर लोग जब घूमने चले गए तो मंदिर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इनका मन ही नहीं कर रहा था कि वो वहां से वापस आए। उनको ऐसा लग रहा था कि हम यहीं पे ही बस रुक जाएं और एंजॉय करते रहें। लेकिन शाम हो गई थी। शाम के बाद, आरती के बाद में मंदिर बंद हो जाते हैं। तो ये वापस अपने कमरे में धर्मशाला जयराम में वापस आ गए। अब ये थी बात 10 मई 2017 की। अब हम नेक्स्ट डे आते हैं 11 मई
2017। हम 6 बजे तक उठ गए। हरिद्वार की सुबह फिर अनोखी सी लगी। पापा ने बताया कि आज हम ऋषिकेश चलेंगे। अब हरिद्वार से एक 30 से 35 किलोमीटर पे ही ऋषिकेश भी है। वहां पर फेमस लक्ष्मण झूला है, राम झूला और लक्ष्मण झूला, ऐसे 2 झूले हैं। तो वो देखने के लिए जैसे ये लोग सुबह में 6 बजे उठे तो उनको वापस ये था कि हमको हरिद्वार और घूमना है, क्योंकि बहुत मजा आ रहा था। तो इन लोगों ने सोचा कि हम अगर जाएं तो अब क्या करना है। तो जैसे ही उठे तो उनके पिताजी ने बताया कि आज हम लोग जो हैं ऋषिकेश घूमने चल रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया हरिद्वार से एक 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। हम 8 बजे तक तैयार होकर धर्मशाला से बाहर आ गए। तभी एक ऑटो वाला वहां आया और हमें ऋषिकेश ले चलने के लिए तैयार हो गया। ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में तरह तरह के पेड़ पौधे, छोटी छोटी जल धाराएं और जहां तहां बने छोटे छोटे ढाबे एकदम अद्भुत से लगते हैं। जैसे तैसे हम ऋषिकेश के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हरे भरे पहाड़ दिखने लग गए थे लगभग। अब क्या हो गया, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि अब इन लोगों की जाने की तैयारी ऋषिकेश की हो गई। तो ऋषिकेश जैसे ही वहां से निकल गए अपना रूम खाली करके, मतलब होटल से, सॉरी धर्मशाला से जैसे ही निकले तो बाहर ही ऑटो था। ऑटो में बैठ गए और वहां से एक, जैसे कि मैंने बताया ऋषिकेश एक 20 किलोमीटर पे है, 20-25 किलोमीटर ऐसा आता है। एक्चुअली तो मेरे हिसाब से एक 30 किलोमीटर आता है, लेकिन लेसन के हिसाब से दिया है तो हमको इसके हिसाब से ही जाना पड़ेगा। तो एक 20 किलोमीटर का दूरी बता रहे हैं। तो जैसे ही लोग ऑटो में बैठ के गए तो क्योंकि 20 किलोमीटर है तो उसको टाइम तो लगेगा ना पहुंचने में, हरिद्वार से ऋषिकेश जाने में। तो बहुत सारी चीजें ऐसे उनको दिख रही थी रास्ते में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिख रही थी। पेड़ है, पौधे है और छोटे छोटे जलधाराएं मतलब पानी जो गंगा जी का रहता ना, वो आपको हर जगह दिखेगा। ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में भी, जगह जगह पर, क्योंकि वहां पर हर जगह हर कोने कोने में गंगा का वास है, मतलब गंगा रहती है, बहती है। ठीक है, तो छोटी छोटी जलधाराएं मीन्स छोटे छोटे गंगा जी के पानी की धाराएं भी बहती हुई दिख रही थी। बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, ऊंचे ऊंचे, एकदम ब्यूटीफुल ग्रीनरी, पेड़ पौधे, और रास्ते से जाते जाते कई सारे ढाबे दिखते हैं। ढाबे में जहां पर कि जो भी, क्योंकि सबको पता है कि ये टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो जितने भी ढाबे रहे, जितने भी होटल्स रहे, कम रहते हैं, बहुत ज्यादा लगता है। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं इनको बहुत अच्छी लग रही थी। ढाबे भी बहुत सारे थे, मजा आ रहा था इन सबको देखने में। और एकदम अलग ही ढाबे दिखते, अद्भुत दिखते, मतलब थोड़े से अलग और सुंदर दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे लोग ऋषिकेश के पास पहुंच रहे थे वैसे ही एकदम से और ग्रीन ग्रीन माउंटेन्स भी इनको दिखाई दे रहे थे। लगभग हाँ एक घंटे में हम ऋषिकेश पहुंच गए। वहां से 1 घंटा उनको पहुंचने में लग गया। 20 किलोमीटर मतलब हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचने में 1 घंटा लग गया। यह जगह हरिद्वार के मुकाबले थोड़ी छोटी है, इसलिए यहाँ पर हरिद्वार की तरह अधिक चहल पहल नहीं है। यहाँ का माहौल शांति प्रदान करने वाला लगा। अब जैसे कि हमने बताया कि हरिद्वार एकदम बहुत बड़ा जगह है और बहुत सारे लोग आते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर इंसान हरिद्वार जाने वाला ऋषिकेश भी जाता है, ऐसा नहीं। तो ऋषिकेश थोड़ा सा छोटा है और वहां पर कम ही लोग जाते हैं, है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन अगर हरिद्वार हम 10 बार जाते हैं घूमने के लिए तो ऋषिकेश हम 2 बार जाते।
ठीक है ना। अब आपको मैं इस पिक्चर में बता देती हूँ, जो ये पिक्चर है सेकंड वाला नीचे वाला, ये है भारत माता मंदिर। ये है भारत माता मंदिर, ये दिख रहा है ना, इतना बड़ा मंदिर है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, 6 फ्लोर्स हैं इसमें पूरे। और ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये लक्ष्मण झूला है, और इसके नीचे गंगा नदी बहती है। और इस झूले को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब एक बार स्टार्टिंग से रोप है, एंड में बीच में इस रोप को कोई भी सपोर्ट नहीं है। ये ब्रिज है, इसको बोलते हैं लक्ष्मण झूला। झूला इसलिए बोलते जैसे कि हम इस झूले के सेंटर में पहुंचते हैं तो ये हवा से झूलता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, मतलब पिलर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक झूले की तरह झूलता है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण झूला रखा गया है। आया समझ में? तो ये चीज है ऋषिकेश की, जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लक्ष्मण झूला। ठीक है। अब वहां पर काफी ज्यादा लोग नहीं है, शांति पूर्वक है, कम लोग है, चहल पहल भी कम है, माहौल भी शांत है। ठीक है। हम राम झूले पर चलकर एक ओर से दूसरी ओर आने लगे। वहां पर जैसे कि मैंने बताया कि राम झूला और लक्ष्मण झूला दोनों है। ठीक है। और काफी सारे डिस्टेंस पे है वो। तो इन लोग सबसे पहले राम झूले पे गए और वहां से आना जाना करने लगे। यह झूला तो सचमुच बहुत बड़ा है, सैकड़ों बंदर इन पर घूमते हैं। सैकड़ों बंदर मतलब हंड्रेड्स, 100 से भी ज्यादा मंकीज वहां पर घूमते रहते हैं। और वो लोग नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते, सिर्फ उनको खाने पीने की कुछ न कुछ, जैसे कि चने वगैरह ऐसे कुछ अगर हमने उनको दिया तो वो खाते रहते हैं। लेकिन बंदरों की मात्रा वहां पर बहुत ज्यादा है। और झूले के नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया, गंगा नदी धीरे धीरे बहती है, लेकिन लगती बहुत विशाल है। लगती ऐसी बहुत बड़ी लगती है, फैलती है, और वाकई में बहुत पानी है। यहाँ अनेक आश्रम बने हैं जिनमें लोग ध्यान लगाते तथा योग करते हैं। वहां पर आश्रम, बहुत ज्यादा आश्रम है। जैसे कि शांति पूर्वक स्थान है ना, तो शांति पूर्वक मतलब आपको समझ गया, लोगों को वहां पर आश्रम क्यों बांधे हैं? क्यों? क्योंकि शांति चाहिए, उनको ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है, प्लस योग करना है, योगासन करना है, तो उसके लिए शांति लगती है। तो ये ज्यादा शांति आपको ऋषिकेश में ही मिलेगी, हरिद्वार में इसलिए नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए ऋषिकेश में आश्रम बहुत ज्यादा है। आया समझ में? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बस मैं लेसन पढ़ा रही हूँ और आप लोग सो गए? समझ में आ रहा है मिस। अच्छा, ठीक है। योग करते दिखाई देते हैं। योग करते दिखाई देते हैं। ये वापस से जो सीन है ना, मैं आप लोगों को बता रही, ये हरिद्वार का ही, हरिद्वार की हर की पौड़ी का ही है। आया ध्यान में? समझ में आया? वहां पर भी बहुत सारे मंदिर भी है। म्यूट कर दो अपने आप को सब जन। तो ये भी जो है पूरे म्यूट करो अपने आप को। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सारी वो है, हरिद्वार का ही हर की पौड़ी की एक जगह है ये भी। हाँ, अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ के स्वर्ग आश्रम तथा गीता भवन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उनके बीच क्रम से कोई कहानी कहती अनेक मूर्तियां स्थापित की गई है। यहाँ आकर तो मन करता है कि काश हमारा घर भी यहीं कहीं होता। दोपहर का भोजन करने के बाद हम लक्ष्मण झूला देखने गए। राम झूला को थोड़ा तंग, म्यूट कर दो अपने आप को।
ये झूले से थोड़ा तंग व छोटा है। सारा दिन यहाँ बिताकर हम हरिद्वार लौट आए। अब ये वहां पे गए, राम झूला देखा उन्होंने। उसके बाद में अब ये वहां पर स्वर्ग आश्रम और गीता भवन में गए, जो कि ऋषिकेश में है। और बहुत सारे उस स्वर्ग आश्रम में ना बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। और मानो वो ऐसा बोल रहे हैं, वो स्वर्ग आश्रम में जो गीता भवन में है ना, वहां पर बहुत सारी मूर्तियां भी है। तो ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई कहानी है, और ये कुछ कहानी ये मूर्तियां बता रही हैं कि ये मूर्तियां यहाँ पर क्यों स्थापित की गई हैं, मतलब क्यों लगाई गई हैं, क्यों रखी गई हैं, क्यों इनकी स्थापना की गई है वहां पर। उन मूर्तियों को देखकर ऐसा लग रहा था इन लोगों को। और यहाँ वहां पर जाके तो इन लोगों को इतना अच्छा लगा कि दोपहर में इन लोगों ने वहां पर खाना भी खाया, लक्ष्मण झूला भी झूले, बहुत ज्यादा घूमे। तो उसके बाद तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम बस वहां से जाए ही नहीं, वहीं कहीं पर घर लेके रहें। और वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। क्योंकि ये साक्षात विष्णु भगवान का स्थान है, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। जो कोई भी जाता है उसको बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर भी ये लोग भी वही कह रहे हैं। राम झूला और लक्ष्मण झूला में क्या फर्क है? राम झूला में जब हम जाते हैं तो वो थोड़ा सा ब्रॉड है, मतलब थोड़ा सा चौड़ा है, और लक्ष्मण झूला जो है थोड़ा सा चौड़ाई में कम है। ठीक है, तो ये ऐसा है। और वहां पर जितना भी टाइम इन्होंने बिताया उनको इतना मजा आया। और उसके बाद में इन लोग एट लास्ट हरिद्वार फिर वापस आ गए। क्योंकि इनका जो धर्मशाला था जयराम, वो हरिद्वार में था, इसलिए ये वहां पर हरिद्वार वापस आ गए अपने धर्मशाला में। तो अब इन लोगों की 11 तारीख भी खत्म हो गई, मतलब रात तक वो हरिद्वार में घर पहुंच गए। और फिर 12 तारीख को क्या हुआ ये हम अभी कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी खत्म हो रहा। और मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि ये लेसन को रीड करो यहाँ तक, और रीड 3-3 4-4 बार रीड करो। और जो अभी आप लोगों को मैंने इसके पहले जो लेसन दिया था कि मैं बनी हनुमान, उसके क्वेश्चन आंसर्स, शब्दार्थ, एक्सरसाइजेस सब रीड करो और 2 बार नोटबुक में लिखो। ये आज का होमवर्क है। आज का होमवर्क क्या है? मैं बनी हनुमान की पूरी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स 2 टाइम्स नोटबुक में लिखना है, और उसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस लर्न करना है। ये आज आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स? मैम Yes, मैम miss. मैम मैम बोलो ना। मैम उस होइच नोटबुक में लिखना है। हाँ, वही नोटबुक में लिखना है। पीछे क्या? पीछे नहीं, जैसे लिखते वैसे ही लिखो। यस मैम। ओके, और लर्न करना है। Yes. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay, ma'am.